दक्षिणी अमेरिका परिणाम स्वरूप उत्तरी दक्षिणी अमेरिका एक दूसरे के समीप आए। परिणाम स्वरूप गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड के पास आ गया। मतलब खली की तरह समझ लो कि विषुवत रेखा है ये, तो विषुवत रेखीय उभार के कारण बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल हुआ और उसने क्या किया, अपने आसपास के कॉन्टिनेंट्स को अपनी ओर खींच लिया और लाके इसको जोड़ दिया। तो इस विषुवत रेखीय बल के का कारण क्या बता रहा है वो? विषुवत रेखा के ऊपर पाए जाने वाला अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल, राइट। और उसका परिणाम वो क्या बता रहा है कि सबसे पहला परिणाम है, इसके कई परिणाम होंगे। सबसे पहला परिणाम है कि गोंडवाना लैंड के भाग अंगारा लैंड के पास आके सट गए। यही है जो कि अभी की स्थिति क्या है कि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड एक दूसरे के पास हैं। तो ये पहला परिणाम है इस संचलन का। दूसरा परिणाम है टेथिस सागर की लुप्ति, डिसअपीयरेंस ऑफ टेथिस सी, टेथिस सागर का अंत। दूसरा परिणाम है इसका टेथिस सागर का अंत, जिसके अवशेष आज भी कुछ अवशेष आज भी भूमध्य सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर, लाल काला पीला जितना है सब इसी का अवशेष है, समझ लीजिए, के रूप में देखा जा सकता है। तीसरा परिणाम है हिंद महासागर का निर्माण। चौथा परिणाम है वेगनर के अनुसार दो महाद्वीप जब पास आते हैं तो उनके टक्कर से पर्वत का निर्माण होता है। दो महाद्वीप जब पास आते हैं तो उनके टक्कर से पर्वत का निर्माण होता है, जैसे हिमालय, जैसे हिमालय पर्वत श्रेणी। अब ये इसमें दिमाग नहीं लगाना है क्या कैसे क्या, जो वेगनर कह रहा है फिलहाल हम उसी की बात कर रहे हैं। जब दिमाग लगाएंगे जब क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। फिलहाल वो क्या कह रहा है कि संचलन दो दिशाओं में होता है, हुआ है। एक है विषुवत रेखा की ओर जो इसको गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड को पास ले आएगा, और एक है पश्चिम की ओर। यानी कि उसको दो व्याख्या करनी थी कि जो हमने पहले बताया। तो पहले का बता रहा है कि विषुवत रेखा की ओर संचलन कैसे हुआ, राइट। तो विषुवत रेखा की ओर संचलन का कारण वो बता रहा है कि विषुवतीय क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण बल की अधिकता के कारण ये अपनी ओर, दोनों ओर स्थित कॉन्टिनेंट को अपनी ओर खींच लिया इसने। तो ये पास आ गए। जैसे ये पास आ गए टेथिस सागर गायब हो गया। उसके बाद जैसे ही पास आएगा तो टेथिस सागर और पेंथालासा के स्ट्रक्चर में, आकृति में परिवर्तन होगा, तो उससे हिंद महासागर का निर्माण हुआ। चौथा उसने कहा है कि दोनों जब समीप आए तो उनके टक्कर से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, राइट। दूसरा है पश्चिम की दिशा में संचलन, जिसको ब्रेक के बाद आते हैं, फिर पढ़ते हैं थोड़ा सा। शेल गैस बनता कैसे है, या शेल गैस या ऑयल?
शेल ऑयल कब से हो गया? तो गैस ही है, ऑयल तो अभी तक मैंने नहीं सुना है कि शेल का ऑयल होना। इसमें क्या होता है कि जनरली जैसे अगर धरातल से ऊंचाई गहराई के आधार पर देखेंगे तो सबसे पहले कोयला पाया जाएगा। क्या है? अच्छा, वो शेल पदार्थ को उससे गर्म करके उसे गैस को ऑयल में बदलते हैं उसमें। जितना, हाँ हाँ, नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ या फिर मैग्नेटिक हुआ, सेम ही चीज तो है। मैग्नेटिक फील्ड ही तो मैग्नेट ही तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको दे रहा है। पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण बल कौन देता है? मैग्नेट ही इसका देता है। और इसका मैग्नेट का निर्माण पृथ्वी के केंद्र में होता है, जहाँ पे लोहा की प्रचुरता है और उसमें जो रोटेशन के कारण जो आउटर कोर का लिक्विड पार्ट है वो रोटेट करता है, वो एक डायनामो की तरह एनर्जी जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। उसमें बदलाव आता है। बदलाव इसलिए आता है कि शुरुआत में वो बड़ा सा क्षेत्र होगा, धीरे धीरे उसमें कमी आएगी सिकुड़ने के बाद पृथ्वी के, लेकिन उसका अध्ययन बहुत स्पष्ट नहीं है आज तक। मैग्नेटिक जो नॉर्थ और साउथ होता है वो बदलता रहता है, कभी नॉर्थ साउथ हो जाता है, साउथ नॉर्थ हो जाता है। ये जानकारी है हमारे पास, लेकिन क्यों होता है आज तक पता नहीं है। तो बहुत सारी जानकारियां जो है अभी जनरेशंस लगेंगे शायद जानने में। अच्छा, एक बात करनी थी कि तुम लोग में कौन कौन दिवाली में घर जा रहे हो? सभी लोग जा रहे हो? मतलब ठीक ठाक जा रहे हो? तो मैं ये सोच रहा था मंडे को कौन कौन जा रहे हो? मतलब मंडे से पहले भी जा रहे हो क्या? संडे को कोई जा रहे हो क्या? संडे को कोई नहीं जा रहे हो? नहीं, मैं ये सोच रहा था कि संडे को क्लास रख लेते हैं और संडे से मंडे कंटिन्यू रहेगा। तुम लोग जाओगे क्या छुट्टी पे? तो कोई तो रह सकता है ना यहाँ पे, दुकान खोलने के लिए कोई नहीं रहेगा? रह लेगा ना? हाँ हाँ, चाबी हम लोग को दे दीजिएगा, हम लोग काम चला लेंगे। बहुत सब ये सब किए हैं ना जी, वो भी ढेर सारे बिहारी हैं यहाँ पर। सॉरी, मॉर्निंग में ऑलरेडी क्लास है ना 9 to 12। हाँ, दोनों बैच को रखेंगे, दोनों बैच तैयार होगा तभी रखेंगे, तो एक के लिए क्या आएंगे, तब हम भी सो जाएंगे थोड़ा सा। तो संडे को मॉर्निंग वाला बैच तैयार है, तो मैं कल भी याद नहीं रहा हमको, तो तुम लोगों से बात करके फिर आज मैं बात करूँगा वहाँ पे, फिर उसके बाद फाइनली कल शाम तक आपको इन्फॉर्मेशन कल मिल जाएगा कि होगी कि नहीं होगी क्लास। फिर अगर चाहेंगे तो नेक्स्ट क्लास क्या है, सैटरडे को है, पूरे हफ्ते में मंडे को है, फिर सैटरडे को है, तो हम सैटरडे को कैंसिल करके सीधे मंडे को फिर आ जाएंगे। बेहतर रहेगा, दिवाली में फिर ज़्यादा मतलब घर पे मज़ा लीजिएगा। ठीक है, जो लोग नहीं जा रहा है उसको दिल्ली में मन लग रहा है। अच्छा, दूर भी है, सही बात है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। पश्चिम की ओर संचलन, इसकी व्याख्या करते हुए वेगनर ने बताया, इसकी व्याख्या करते हुए वेगनर ने बताया कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल महाद्वीपीय क्षेत्र में
कम दूरी के कारण अधिक होता है। परिणाम स्वरूप ये एक ब्रेक की तरह काम करता है। ये एक ब्रेक की तरह काम करता है। परिणाम स्वरूप ये एक ब्रेक की तरह काम करता है जो महाद्वीपीय क्षेत्र की घूर्णन गति को अपेक्षाकृत कम कर देता है। जो महाद्वीपीय क्षेत्र की घूर्णन गति को अपेक्षाकृत कम कर देता है। यही कारण है कि दोनों अमेरिका अपनी मातृभूमि से टूटकर पृथ्वी की घूर्णन के विपरीत दिशा में पश्चिम की ओर चले गए। जिसके निम्नलिखित परिणाम हैं। नंबर 1, अटलांटिक महासागर का निर्माण। नंबर 2, टूटने की क्रिया के दौरान कुछ भाग कैरिबियन सागर में टुकड़ों के रूप में द्वीप बनाते हैं। तीसरा, पश्चिमी तट पे पर्वत का निर्माण। अमेरिका के पश्चिमी तट पे पर्वत का निर्माण। जब हम अमेरिका बोल रहे हैं तो दोनों की बात हो रही है। अमेरिका के पश्चिमी तट पर पर्वत का निर्माण। वेगनर के अनुसार, इसी का व्याख्या करना है लास्ट पॉइंट का। वेगनर के अनुसार पश्चिम की ओर चलते हुए महाद्वीपीय क्षेत्र के प्रतिरोध के कारण पश्चिम की ओर चलते हुए महाद्वीपीय क्षेत्र के प्रतिरोध के कारण तटीय क्षेत्र में वलन की क्रिया से एंडीज तथा रॉकीज जैसे पर्वत का निर्माण। तटीय क्षेत्र में एंडीज तथा रॉकीज पर्वत का निर्माण।
अब ये इसमें पश्चिम की ओर में क्या कह रहा है बंदा, ये कि चंद्रमा का अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल है, और चूंकि महाद्वीपीय क्षेत्र चंद्रमा के नजदीक है और महासागर ये थोड़ा दूर है, तो इसके कारण चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण महाद्वीप पे ज्यादा है, और ज्यादा होने के कारण इसकी घूर्णन गति को क्या करता है, ये कम कर देता है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन कर रही है, तो जब इसकी घूर्णन गति कम हो जाएगी तो इसका संचलन पश्चिम की ओर हो जाएगा। समझ रहे हैं इस चीज को? जैसे अगर रोटेट करते हैं किसी चीज को, सपोज कीजिए कि हम इसी को रोटेट कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, एक जगह हम उंगली डाल दी है, राइट, तो अगर वो संचलित हो सकता है, वो महाद्वीप है, सपोज कीजिए कि हमने अपनी उंगली डाल दी, तो महाद्वीप का जो घूर्णन गति होगी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ऐसे घूम रहा है, अगर हमने कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये इधर की ओर पश्चिम की ओर संचलित हो जाएगा। ये वेगनर का कहना है, ठीक है। अब आता है, ये क्लियर है? अब जैसे ही पश्चिम की ओर टूट करके संचलन होगा, समुद्र का पानी बीच में आएगा और वो अटलांटिक महासागर का निर्माण करेगा। दूसरी चीज है कि जब टूट रहा होगा तो टूटने के दौरान कुछ खुरचन जो बच जाती है, उसने क्या किया, कैरिबियन सी का द्वीप बना दिया। और ये कह रहा है कि जो महाद्वीप महासागर के ऊपर चल रहा है, उसके प्रतिरोध के कारण तटीय क्षेत्र में वलन की क्रिया होगी और वहां पे पर्वत का निर्माण होगा। प्लेट टेक्टोनिक तो ज्यादा साइंटिफिक है ना, बाकी व्याख्या प्लेट टेक्टोनिक करेगा। हम लोग अभी वो पढ़ रहे हैं जो वेगनर कह रहा है। अब उसकी धज्जियां उड़ाने को कह देंगे हम कि क्रिटिकल एनालिसिस या आलोचनात्मक समीक्षा, लिख लीजिए उसको। अब खुद से करो आलोचनात्मक समीक्षा। मैं सवाल पूछता हूं, तुम जवाब देते जाओ, उत्तर लिखते जाओ। सबसे बड़ी आलोचना जो उस समय भी हुई है और जो आज भी हुई है, बल के लिए। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। गुरुत्वाकर्षण बल विषुवत रेखा पे काफी कम होता है ध्रुव की अपेक्षा, राइट। और जब कम वाला होगा तो ज्यादा की तरफ से खींच नहीं सकता। ये कह रहा है पोल की तरफ से जो कॉन्टिनेंट्स आए हैं, ये विषुवत रेखा पे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। जबकि मापन किया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पे ज्यादा है, पोल पे कम है। यदि गुरुत्वाकर्षण बल खिंचाव का या विस्थापन का एक कारण होगा तो महाद्वीप ध्रुव की ओर जाएंगे, ना कि विषुवत रेखा की ओर आएंगे। क्लियर है? नहीं नहीं, पट्टी तो घूर्णन के कारण तब बनता था जब वो इवोल्यूशनरी पीरियड में है। अभी क्या है कि अभी ठोस हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। अब इसमें पट्टी बनने की संभावना नहीं है। एक लड़ी मान लो कि ले लो, पदार्थों की लड़ी है, वो फिर गोला बनाई तो अभी वो लूज है, फिर वो कॉम्पैक्ट हुआ, रोटेशन कर रहा है, तो अभी पदार्थ जो है गर्म है। पृथ्वी शुरुआत में क्या होगी, ऊपरी भाग से लेकर नीचे तक पूरा गर्म होगी, तो उसको मूव करना आसान है। जो मूव करना आसान है तो वहां पे रिंग बनाएगा। घूर्णन की वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स बनता है, उसकी वजह से। घूर्णन के कारण दो बल उत्पन्न होते हैं, अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय। तो अभिकेंद्रीय से वो नीचे जो दब रहा है, जैसे एक प्लास्टिक बॉल ले लो, इसको यहां दबाओ तो यहां उभार आएगा, तो वैसे ही वो दब रहा है, उसका पदार्थ जमा होकर के बीच में उभार बना देगा। ठीक है, अभी हम इसकी बात करें तो पहला क्या हो गया कि बल के कारण। दूसरा क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल में इतनी शक्ति कभी नहीं हो सकती है कि विशाल महाद्वीपों को खींच सके। ये अवैज्ञानिक है, अनसाइंटिफिक व्याख्या है। हाँ, तो मान लो कि यहां पे अगर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है इसका, तो वो खींच लेगा ना भाई। जैसे एक मैग्नेट लगा रखा है, रिलेटिव अगर सापेक्षिक रूप में से ये मैग्नेट ज्यादा पावरफुल है, ये थोड़ा कम है, या यहाँ पे मैग्नेटिज्म ज्यादा है, तो यूं खींच सकता है और इधर से भी खींच सकता है ना। डिस्टेंस कम कहाँ होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा ना, केंद्र से डिस्टेंस की बात होगी।
जैसे अगर पृथ्वी को ले लें तो ये उभरा हुआ है, तो केंद्र से दूर है विषुवत रेखा या ध्रुव दूर है? दूर है ना, तो इसलिए वो उसको विश्व किसमें? हाँ, तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल होगा तो उसको खींचेगा ना, वो उसका अपना नहीं है ना, ये उसका अपना बता रहा है। हाँ बिल्कुल 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 सही बोल रहे हो उसमें, कि जहाँ पे लंबवत किरण का आभास होता है वहां पे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपेक्षाकृत कम होगा बनिस्बत ध्रुव के। यही कारण है कि जब हम टाइड्स पढ़ेंगे, जो ज्वार भाटा है, तो ज्वार का अधिकतर निर्माण जो होता है उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है। उधर जाने पे थोड़ा कम हो जाता है, उसका होता है उधर भी लेकिन कम होता है। नहीं, ये तो वही बात हो गई ना कि ओस चाटने से प्यास बुझा रहे हैं आप। गुरुत्वाकर्षण बल की औकात कितनी है? गुरुत्वाकर्षण बल अगर हम ऊपर खड़े हो जाएं तो हमको नहीं खींच सकता है, वो महाद्वीप को कहां से खींचेगा? समझ रहे हैं कि नहीं? तो बात ये हो गई वहीं पे कि अवैज्ञानिक है, और ये वेगनर की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है उस समय के फिजिसिस्ट की और जानकारी की कमी का है। क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कुछ भी पता नहीं था, कोई और भी बल संभव हो सकता है वो कुछ भी पता नहीं था। जब क्रिटिकल एनालिसिस करो तो इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पे जाओ, सिर्फ ऋणात्मक की बात नहीं होती है। तो हम ये व्याख्या करेंगे कि उसने कुतर्क दिया है, लेकिन कुतर्क देना उसकी मजबूरी थी, उसको मजबूर कर दिया गया है। मजबूर कर दिया गया। आप एक डॉक्टर को बोलिए कि आप इंजीनियरिंग का सामान बनाओ, वो क्लाइमेटोलॉजिस्ट है और उसको आप फिजिक्स की बात पूछ रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं कि तुम फिजिक्स का एक्सप्लेनेशन दो। तो वहां पे वो कुतर्क इसलिए है, वेगनर के कारण नहीं है, बल्कि अन्य वैज्ञानिकों के कारण है जो उसको नकार रहे हैं। समझ रहे हो नहीं? मतलब डॉक्टर के पास, डॉक्टर को पता है कि हमें पेट के अंदर ये चीरा करना है, तो उसको पता है किस प्रकार का उसको टूल चाहिए, वो ये बता देगा, शेप भी बता देगा, सब कुछ बता देगा, आकृति वगैरह सब लेकिन वो बना नहीं सकता। बनाएगा कौन? इंजीनियर। अब आप डॉक्टर को बोलिए कि भाई तुम ये तो बता रहे हो तो बना के दिखाओ, तो वही चीज यहाँ पे हो गया। वेगनर कह रहा है कि महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा है, तो अब बोल रहा है कि तुम कारण बताओ उसका विस्थापन क्या हो रहा है। वो साबित कर रहा है कि विस्थापन हो रहा है, कारण तुम बताओ ना, तुम फिजिक्स के जानकार हो, तुम आइंस्टीन और न्यूटन हो, तुम बताओ ये कारण क्या। मैं ये बोल रहा हूँ कि विस्थापन हो रहा है, और वो हेलबेंट था कि विस्थापन हो रहा है। जैसे लगता है ना बच्चे की तरह, सब किसी चीज पे लड़ गया कि नहीं मुझे टॉफी चाहिए चाहिए चाहिए, तो बोल रहा है कि नहीं विस्थापन हो रहा है। 50 जगह लेक्चर देके सारे साइंटिस्ट कम्युनिटी को वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा है। ठीक है, तो उसको व्याख्या जब करने कहा गया तो वहां पे और ये इग्नोरेंट हो गया और लोग इसको बिल्कुल डस्टबिन में डाल दिए कि ये तो व्याख्या अनसाइंटिफिक है। तो जब आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे तो इस पहलू को भी उजागर करेंगे कि ये वेगनर की कमी नहीं थी, बल्कि उस समय के, इसीलिए इंग्लिश में बोलते हैं कि इट इज एन आइडिया मच बिफोर इट्स टाइम, यानी कि एक आइडिया दिया गया जो अपने समय से बहुत पहले का था। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे समाज में ही अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन लाने की कोशिश करोगे तो पूरा हंगामा हो जाएगा, बहुत अपोज। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल बहुत देता हूं, मैं एक एग्जाम्पल मेरे लाइफ में है कि मेरी 3 सिस्टर्स थी, जो छोटी थी उसको मैं त्रिदेव बुलाता था। तो जब हमारे गांव में मिडिल स्कूल था तो लड़कियां उससे बाहर नहीं जा पाती थी। इत्तेफाक से उसी समय में हाई स्कूल बना था एक, जो हार्डली हमारे समझ से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर्स होगा हमारे गांव से। मार्केट है और गांव है जो कि 1.5 किलोमीटर है, मार्केट के इस क्षेत्र में इसी तरफ है, मतलब लड़कियों को मार्केट जाना भी नहीं है। तो हमने मतलब ये पहल शुरू करी कि भाई मेरी जो एक सिस्टर थी सबसे बड़ी वाली, उसने कहीं से न्यूज़पेपर की कटिंग लाई थी कि लड़कियां मेडिकल में टॉप की है इस बार। तो हमको बोली कि भाईजान हम भी टॉप करना चाहते हैं, हम भी आगे पढ़ना चाहते हैं। तो अब समस्या थी कि मेरे फादर रेडी नहीं थे कि नहीं 5वीं क्लास हो गया, खत्म हो गई, बहुत बात हो गई, अब लड़कियां उससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट साल भर तक मैंने 2-3 बार लड़ाई हुई, मेरे अब्बू से बहस हुई, तो मैंने काम नहीं चल रहा था। लेकिन मेरी मदर बहुत अच्छे फैमिली से आती हैं, मतलब मेरे नाना IPS थे अपने ब्रिटिश टाइम के, तो उनको कन्विंस करना मेरे लिए बहुत आसान था। तो शी वॉज कन्विंस्ड।
तो मैंने कहा कि ऐसा करते हैं कि एक दिन हम लोग सब बैठे रहेंगे जब, तो आप मेरी शादी का जिक्र छेड़ दीजिएगा, मेरी शादी का, उसके बाद अब्बू को नापते हैं हम लोग सब मिल करके। तो वही हुआ एज पर प्लान। मेरी अम्मी ने कहा कि मतलब शादी वादी किस तरह कर लिया। बोला कि तुमको कैसी लड़की चाहिए, मुझसे पूछा कि तुमको कैसी लड़की चाहिए। तो हम बोले वो आप लोग डिसाइड कीजिए, मैं क्या बोलूं। अब्बू आपको कैसी लड़की चाहिए जो मेरी बीवी बन सके। तो बोला नहीं वो जो पढ़ी लिखी होनी चाहिए। हम बोले बहुत सही बात है। मतलब पकड़ा गए वो वहाँ पे, पकड़ा गए। तो मैंने कहा इसका मतलब आपकी बेटियों को तो कभी मेरे जैसा लड़का नहीं मिलेगा, चूंकि उसका बाप भी चाहेगा पढ़ी लिखी। मतलब फाइनली ये कि कन्विंस करके मैंने उनको तैयार किया। तो पूरे गांव और गांव की मतलब ये सब मुसलमानों की बात नहीं है, बगल में हमारे राजपूत का गांव है, थोड़ा सा दूर पे ब्राह्मण का गांव है। पूरे एरिया में चाहे वो अपर कास्ट लोअर कास्ट, लड़कियां पढ़ने नहीं जाती थी। उस समय की बात हम बता रहे हैं, नहीं जाती थी पढ़ने के लिए। उस टाइम में हम स्ट्रगल कर रहे थे। मेरा एक फ्रेंड था जो राजपूत गांव से आता था, मैंने उसको कहा कि तू अपनी बहन को भेज। बोला यार पिटवाओगे क्या। बोले कोशिश करते हैं सब लोग उस चाचा को, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब उस समय को याद करते हैं तो लगता है कि हम इसी इंडिया में जीते हैं क्या। हमारे दरवाजे पे मेरे चाचा, मेरे सबसे बड़े वाले चाचा जो थे, इतनी बड़ी दाढ़ी रखते थे, वो टोपी पहनते थे, नमाज पढ़ते थे रेगुलर, और मेरे दरवाजे पे पूरे उस क्षेत्र का सबसे बड़ा दिवाली का पंडाल लगता था। हम मतलब वो हैं, इंडिया जो है पता नहीं सब गायब हो गया लगता है अभी। अगर जैसे जिसकी बात कर रहे हैं पंकज, अभी भी बहुत अच्छा मेरा दोस्त है, तो अगर मान लो कि मेरे फादर से हम दोनों साथ हैं और हमको पिटाई पड़ी, गलती मेरी है लेकिन पंकज को भी पड़ेगी। 100% श्योर है कि उसको 2 लपड़ लगना ही लगना है कि तुम दोनों साथ में, या उसके फादर अगर किसी कारण उसको मार रहे हैं तो हमको भी लगना ही लगना है, या तो भाग जाइए आपने तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। मतलब कोई मतलब नहीं था कि तुम्हारा बाप क्या सोचेगा, ये क्या, तुम दोनों दोस्त हो, इसने गलती की इसका मतलब तुम्हारी भी गलती होगी। इस तरह से मतलब जिए हैं बचपन में। तो अब उसमें जब हुआ तो 4-5 लड़कियों का, 3 मेरी सिस्टर थी, 2 उसकी एक कजिन थी, उसकी एक अपनी सिस्टर थी जो छोटी थी। हम लोग 5 को प्लान करके फिर भेजना शुरू किए। यकीन मानो कि उस समय छोटी बच्ची को जो 5th-6th क्लास में है, प्रोस्टिट्यूट तक का नाम दिया गया था मोहल्ले वालों के जरिए। कि मतलब आवारा बना रहे हैं, तो ये हैं तो वो हैं, लड़कियों को पढ़ाने भेज रहे हैं, मतलब क्या नहीं बोला गया। आज भी जब हम जाते हैं तो आज लाइन लगी हुई है लड़कियों की, स्कूल में जगह नहीं बचती है लड़कियों की जो जाते हैं। और यकीन मानो पूरे स्कूल को पता है। वो लड़कियां जब मैं जाता हूं तो मुझे देखती हैं, तो जैसे होता है ना कि आशीर्वाद टाइप से, या धन्यवाद भैया, या अस्सलाम वालेकुम, आपकी वजह से जो है आज स्कूल जा रहे हैं। तो शुरुआत में इतना एजिटेशन था कि मेरे फादर परेशान हो गए थे। बार बार लोग उनके एज के आके कंप्लेन करते थे कि तुम्हारी बेटी को रास्ते पे जा रही है तो हंसती हुई जाती है। तो मेरे फादर बोले इसी वजह से हम नहीं भेजना चाह रहे थे। बोले आप शांत रहिए, हंसने के तो रोएगी जा करके, पढ़े लिखे है तो जाएगी। हम उस क्लास में, उस समय में जब 7th क्लास में थी, तो हम उसको ये समझाते थे कि बेटा लड़के लाइन कैसे मारते हैं, और उसको ये समझाते थे कि तुम्हारी जिम्मेदारी है। देखो मतलब ये लड़कों के लिए लानत की बात है, मैं बता रहा हूँ सही बात। हम कितने डुअलिज्म, द्वैतवाद में रहते हैं कि एक भाई अपनी बहन को बता रहा है कि हो सकता है हम भी वही करते हों, दूसरे बहन के साथ हम भी करते हो, तभी तो ये हालत होती है। हम अपनी बहन को बताते थे कि अगर तुम्हारा स्कूल जाना किसी कारण बंद हो गया तो आने वाली जनरेशन स्कूल नहीं जा पाएगी, तुम्हारा स्कूल जाना एक सिंबॉलिक है। तो उसको हम ये भी बताते थे कि लड़का लाइन कैसे मारता है, क्या करता है। तो वो लोग बहुत ज्यादा शेयर करते थे। तो कभी जैसे पुल का है तो वहां पे लिखा रहता आई लव यू पिंकी, तुम्हारा आज ये वाला ड्रेस बहुत अच्छा था। ठीक है, अब वो सड़क अब क्या है, समाज के कारण है। हमने समाज जैसा बनाया है, उसका वो परिणाम था। मेरे फादर कभी ऐसे नहीं थे, हमेशा लिबरल थे, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजते, लेकिन कभी नहीं मतलब वो एक ये उसमें से एक डॉक्टर है, मेरी एक सिस्टर जो प्लान कर रही थी वो डॉक्टर नहीं बनी, सेकंड वाली बन गई। राइट, यंगेस्ट जो है वो अभी सेल्स की तैयारी कर रही है, पिछली बार भी मेंस लिखी है, इस बार बिहार वाला इंटरव्यू दी थी, फिर दे रही, मतलब ठीक ठाक। मतलब जहाँ पे लड़कियों को पढ़ने का सीन नहीं था वहाँ पे ऑफिसर्स निकल रहे हैं। तो जब भी आप शुरुआत करेंगे, मेरी बड़ी वाली सिस्टर की जब शादी हुई तो पहली बार उसने ब्लाउज पहना था, तो उसके लिए मतलब ये समझ लो कि बस तवायफ और मेरी सिस्टर में कोई फर्क नहीं था, चूंकि उसका पेट दिखता है। और जो क्रिटिसिज्म करते थे उसकी 5 साल 10 साल के बाद उनके घर में भी पहनने लगे सब। तो जो क्रिटिसिज्म करते हैं वो शैलो लोग होते हैं, ये ध्यान रखो।
किसी भी नएपन को लाने के लिए कुछ ही लोग होते हैं जो उतना गट्स रखते हैं और वो जनरेट करते हैं, और उनको हमेशा सलाम करना चाहिए। इसीलिए कभी भी नया विचार आए ना तो रिजेक्ट मत करो इमीडिएटली। हो सकता है कि तुमको शैलो लग रहा हो, ये उसकी गलती नहीं बल्कि तुम्हारा शैलोनेस है। तो कई बार वेगनर को उसी कंटेक्स्ट में हम देखते हैं हमेशा कि आज वेगनर नहीं होता तो प्लेट टेक्टोनिक नहीं होता, और प्लेट टेक्टोनिक नहीं होता तो आज भी हम पर्वत कैसे निर्माण होता है उसकी व्याख्या करने में असमर्थ होते। और पर्वत तो छोड़ दीजिए, पूरे विश्व पे जितने भी आकृतियां हैं या पृथ्वी के आंतरिक भाग का क्या प्रभाव होता है, क्या परिणाम होता है, उसका मानव पे क्या प्रभाव होता है, भूकंप कहाँ आता है, क्यों आता है, ये सारी की सारी व्याख्या जो है प्लेट विवर्तनिक करता है, बहुत साइंटिफिक वे में, लॉजिकल वे में। तो वेगनर नहीं होता तो ये भी नहीं होता। तो जब भी नई चीज की शुरुआत होती है उसके लिए वही लोग करते हैं जिनके अंदर दम होता है, और वही लोग आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। और हमेशा कभी भी जैसे होते हैं, कभी भी मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों को भी, दोस्तों को भी, कि अपने बाप से भी अगर गलत बोल रहे हैं ना, तुमको लगता है गलत है, तो सिर्फ इतना मत भूलना कि वो तुम्हारे फादर हैं, लेकिन बात करना कभी मत छोड़ना। पिटाई खा जाओ, मारो तुम। मैं अपने फादर को बोलता हूं आप फादर होने का नाजायज फायदा उठाते हैं, मतलब पीट दिया, कोई बात थोड़ी, लॉजिक है नहीं आपके पास तो आपने पीट दिया। तो फिर वो नाराज हो जाते थे, 3-4 दिन 5 दिन बात नहीं करते थे, फिर उसके बाद फिर बात करने लगते थे। सो आज मैं उनका बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ। आई यूज टू हेट हिम लाइक एनीथिंग पहले, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि एटलीस्ट वो फादर थे जो मुझे डिस्कोर्स का मौका देते थे, और फिर वो बैठ के बात भी करेंगे हमसे कि तुम जो वो बात बोल रहे थे उसमें कहाँ से दम है, बताओ क्या दम है, मतलब लड़कियां को पढ़ने की क्या जरूरत है, ये सब। फिर उस पर डिस्कशन होगा, बहस होगा, फालतू का चिल्लाना होता है। बोले आप अपनी सहूलियत के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आप समाज का ताना नहीं सुनना चाहते हैं, इसलिए उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। तो मतलब डिस्कोर्स चलता रहता, कभी उससे भी मत ये करो। कभी भी कोई भी आदमी, हम फादर की बात कर, दुनिया में दोस्त और ये सबको छोड़ दो, अगर तुम्हें लगता है कि ये बात अच्छी नहीं है, लॉजिकल नहीं है, इसमें इंसानियत नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, अपने फादर के सामने भी खड़े हो जाओ और उसको बोलो कि ये आप ही का ये है, आपने हमको पढ़ने लिखने भेजा, हमारे दिमाग में तर्क आया तो हम तर्क का आपको दे रहे हैं, नहीं ये आपका कमाल है। उनको ये बोलो कि आपकी गुण, सच्चाई यही है। जैसे एक स्टेटमेंट आता है ना कि प्रीवियस जनरेशंस आर ऑलवेज स्मार्टर देन द यंग जनरेशन इज ऑलवेज स्मार्टर देन द प्रीवियस। कोई प्रीवियस ऐसा नहीं होता है, इससे बड़ी गलतफहमी कुछ हो नहीं सकती। जो आप स्मार्ट हैं इसलिए कि आपके फादर ने अपने 50 साल के एक्सपीरियंस को आपको 10 साल में सिखा दिया होगा। उनको ये बताओ, कई बार क्या होता है, लो कॉन्फिडेंस होता है उनका, तो ये नहीं कि हम पढ़ने की वजह से तर्क कर रहे हैं, बल्कि आपने जो पढ़ाया इसलिए हम तर्क कर रहे हैं, हमको तार्किक शक्ति का विकास करना है उसमें। तो वो जैसे जब मैं ग्रेजुएशन में था तब मुझे पता नहीं था कि आईएएस आईपीएस एक ही एग्जाम होता है, मुझे लगता था अलग अलग एग्जाम होता है। तो मुझे लगता था कि अगर मैं कभी प्रिपरेशन करूंगा तो आईपीएस का करूंगा। आज मेरे घर का बच्चा छोटा सा जानता है कि मतलब आईएएस की गोद में ही पल रहा है। तो अब वो क्या हुआ, उसको मैंने आईएएस मां ला के दिया तब तो वो गोद में पला। नहीं तो वो किसका कमाल है? हाँ। अब मेरा बेटा बोलेगा कि आई एम मच स्मार्टर देन यू। पहले इसलिए स्मार्ट हो तुम कि तुम्हारी माँ आईएएस है, मेरी माँ आईएएस नहीं थी। तो वही चीज होती है। तो वेगनर को इसलिए मैं जब भी पढ़ता हूँ तो उसको हमेशा जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है बुक्स में, उसको खाली क्रिटिसिज्म मिलेगा, क्या बकवास बोल रहा है, क्या ये कर रहा है। लेकिन वो मैं मॉर्गन से ज्यादा वेगनर की इस पूरी थ्योरी में रेस्पेक्ट करता हूँ। तो क्रिटिसिज्म करिएगा तो कभी भी तो ये संभल के कीजिएगा कि आप मॉर्गन को पढ़ रहे हैं, वेगनर को पढ़ रहे हैं। तो कई बार होता है कि ब्लंट हो जाता है क्रिटिसिज्म, वो नहीं होना चाहिए। या कोई भी पक्ष की आलोचना अगर कर रहे हैं तो उस आलोचना में हमेशा मतलब उसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उसको अभी जिक्र करना जरूरी है। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स ये जैसे मान लें कि इसकी बात करें आप, हम पढ़ेंगे जैसे नदियों का नदी संयोजन की बात है, तो नदी संयोजन में अगर उसका आलोचनात्मक अगर पक्ष विपक्ष की बात करेंगे तो पक्ष में भी उतने पॉइंट होंगे, विपक्ष में भी उतने पॉइंट होंगे। तो फिर हम चल क्यों रहे हैं, तो उसको फिर कोरिलेट करना पड़ेगा, उसमें एक सामंजस्य पैदा करना पड़ेगा। तो आलोचनात्मक में वहीं पे जाएंगे। तो आलोचना हम करेंगे लेकिन इस बात को ध्यान में रख के कीजिएगा। तो क्या हम कौन कौन सा पॉइंट लिखे हम?
हाँ, अभी उसी की बात कर रहे हैं। तो विषुवत रेखा पे गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है और गुरुत्वाकर्षण बल की इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो महाद्वीपों का। अब इसमें भाई साहब को अपने ही विरोधाभास है, कंट्राडिक्ट कर रहा है अपने ही स्टेटमेंट को। अब जैसे मान भी लिया जाए कि विषुवत रेखा पे गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है, ये भी मान लिया जाए कि उसकी इतनी कैपेसिटी है कि वो महाद्वीपों को अपनी ओर खींच सके, तो जो मिलन होना चाहिए दोनों कॉन्टिनेंट का, जो मीटिंग जोन होना चाहिए, जहां पे अभिसरण होना चाहिए, वो विषुवत रेखीय क्षेत्र होना चाहिए। पर भारत को देखिए तो 35 डिग्री अक्षांश के ऊपर जाके हिमालय बना रहा है। अफ्रीका को देखिए तो भूमध्य सागर तक चला गया है। तो ऐसा कैसे होगा कि ये वाला क्षेत्र जो है बल जनरेट कर रहा और इसको खींच रहा, और ये आराम से इसको पार करते हुए और आगे चला जा रहा है? समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये भी एक इसका ये है जो अपने आप को सेल्फ कंट्राडिक्ट कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है। क्लियर है? लिख लीजिए इसको भी। थर्ड पॉइंट, सेल्फ कंट्राडिक्टरी को हिंदी में क्या बोलेंगे? मतलब हम अपनी बात को सिर्फ, विरोधाभास ही होगा ना, कंट्राडिक्शन। हाँ तो ठीक है, स्वयं विरोधाभास। हाँ, स्वयं में विरोधाभास पैदा करता है। महाद्वीपों का विषुवत रेखा के पार चला जाना वेगनर के कथन में विरोधाभास पैदा करता है। जो लॉजिकली भी सही नहीं है, मतलब हाँ, तार्किक रूप से भी सही नहीं है, जो तार्किक रूप से भी सही नहीं है। हाँ, दोनों ओर जो है गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड था। नहीं था ना? नहीं नहीं, टेथिस सी था, आज भी ये साबित है, प्लेट टेक्टोनिक भी साबित करता है, टेथिस सागर था। लेकिन वो वेगनर के अनुसार विषुवत रेखा पे था, लेकिन एक्चुअल में वो विषुवत रेखा पे नहीं था, वो उत्तर की ओर था। अब आते हैं दूसरे वाले बल पे। वो क्या कह रहा है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल महाद्वीप तथा महासागर पे अलग अलग है। कारण क्या है? दूरी का अंतर। दूरी में अंतर से गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर होता है। बचपन में पढ़ा होगा, G=m1m2/r², मास के समानुपाती और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन उस व्युत्क्रमानुपाती होने के लिए दूरी का अंतर स्पष्टतम होना चाहिए। 4 किलोमीटर गहराई है महासागर की, 700 मीटर सामान्य ऊंचाई है महाद्वीप की, औसत ऊंचाई। तो कुल मिला के 5 किलोमीटर का अंतर मान लेते हैं हम। तो चंद्रमा के 4 लाख किलोमीटर की दूरी को यदि देखा जाए तो 5 किलोमीटर शून्य के बराबर है। राइट? अगर ये मान भी लिया जाए कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल एक ब्रेक की तरह काम करता है, तो ये कभी संभव नहीं है कि इन दोनों में इतना अंतर हो कि इसकी घूर्णन गति को में अंतर पैदा कर दे। पहला पॉइंट। लिखवाऊं या लिख लोगे? हल्की मिट्टी बिलाए कोड़े, लिखवाने में बड़ी दिक्कत होती है हमको यार। अब हिंदी शब्द सोचिए कि इंग्लिश में पहले सोचिए, फिर उसको हिंदी ट्रांसलेशन कीजिए। चलो, जो मैं बोला हूं उसको लिख लो ना। फिर से एक बार बोल दें। हाँ, गुड। अब ये कर लेते हैं हम, उसको लिखिए, शुरू कीजिए। पश्चिम की ओर संचलन के लिए
चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल में इतना अंतर नहीं हो सकता है, इतना अंदर या इतना अंतर संभव नहीं है जो महाद्वीप तथा महासागर के घूर्णन गति में अंतर पैदा कर दे। जेफरी के अनुसार, जेफरी भी एक वैज्ञानिक था जो बहुत क्रिटिसाइज किया था इसको, जेफरी के अनुसार आवश्यक बल की मात्रा यानी कि महाद्वीपों को खिसकाने के लिए आवश्यक बल की मात्रा पृथ्वी के घूर्णन को ही रोक देगी। यानी कि उसके लिए इतना बल चाहिए घूर्णन, मतलब उसको कंट्राडिक्ट करने के लिए या डिफरेंशिएट करने के लिए इतना बल चाहिए कि उतना बल अगर वाकई हो गया चंद्रमा के पास गुरुत्वाकर्षण के लिए कि वो घूर्णन गति में परिवर्तन कर दे, तो उससे घूर्णन ही रुक जाएगी पृथ्वी की। जैसे अभी हमने उंगली पे करके किया ना कि भाई घूर्णन हुआ तो रोक दबा दिए, तो अगर गुरुत्वाकर्षण बल उतना है कि वो विस्थापन कर दे या खिसका दे कॉन्टिनेंट को, इतने विशाल कॉन्टिनेंट को, तो वो घूर्णन को ही रोक देगा। अब ये तो लॉजिकली हुआ। अब उसका खुद का सेल्फ कंट्राडिक्शन देख लीजिए, उसके अपने कथन में विरोधाभास, इसको लिख लो, अपने कथन में विरोधाभास। नंबर 1, कथन में विरोधाभास का मतलब है कि यदि मान लिया जाए कि ये बल है और ये बल कार्यरत भी है और इस बल का परिणाम महाद्वीपों का विस्थापन भी है, तो उसके, अगर उसने कहा ये बात है, उसकी बात को मान भी लिया जाए तो भी कंट्राडिक्शन देखिए कि यदि पश्चिम की ओर संचलन होना है महाद्वीपों का, तो अमेरिका का ही क्यों होगा? सारे के सारे महाद्वीप संचलित होने चाहिए, यानी कि अमेरिका का इधर हो गया, ये खड़ा हुआ है, ऐसा तो संभव नहीं है। क्योंकि आपका कहना है कि गुरुत्वाकर्षण बल महाद्वीपों पे अधिक है और इसके कारण इसकी घूर्णन गति में कमी आ रही, तो ये पूरा का पूरा महाद्वीप संचलित होना चाहिए, ना कि केवल ये होना चाहिए। ये अलग कैसे हुआ उसकी व्याख्या उसने नहीं करी है। ये लिख लीजिए, पहला पॉइंट है। केवल अमेरिका का पश्चिम की ओर संचलन विरोधाभास पैदा करता है। क्योंकि यदि विस्थापन हो तो सारे महाद्वीप का होना चाहिए, सारे संलग्न महाद्वीप कह सकते हैं, सारे संलग्न महाद्वीप का होना चाहिए, ना कि केवल अमेरिका का। अब इसको अब सेंटेंस मेरे से सही बन रहा है। यदि इसे संभव मान भी लिया जाए तो केवल अमेरिका का विस्थापन इसके वेगनर के विरोधाभास पैदा करता है। छोटा सा और कंप्लीट सेंटेंस हो गया। यदि इस विस्थापन को संभव मान भी लिया जाए तो केवल अमेरिका का विस्थापन, केवल अमेरिका का विस्थापन विरोधाभास उत्पन्न करता है। इसी में दूसरा विरोधाभास है कि आप कह रहे हैं पश्चिम की ओर संचलन हो रहा है, तो फिर ऑस्ट्रेलिया पूरब की ओर कैसे चला गया?
है ना, उसकी कोई व्याख्या नहीं है, इसको लिख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया का पेंजिया या गोंडवाना लैंड से पूरब की ओर संचलन, ऑस्ट्रेलिया का गोंडवाना लैंड से अलग होकर पूरब की ओर संचलन, पूरब की ओर संचलन वेगनर के कथन के विपरीत जाता है, वेगनर के कथन के विपरीत जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में होगा, अंटार्कटिक अपनी जगह पे आज भी स्थित है। तो जैसे अगर सपोज कीजिए कॉन्टिनेंट को खींच रहा है तो सारे के सारे आने चाहिए संलग्न कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका वहीं पे क्यों पड़ा रह गया। ये है दूसरा नेक्स्ट पॉइंट कि अंटार्कटिका की अवस्थिति में परिवर्तन नहीं होना भी विरोधाभास उत्पन्न करता है। अंटार्कटिक की अवस्थिति में परिवर्तन नहीं होना भी विरोधाभास उत्पन्न करता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक तरफ तो वेगनर महासागर के ऊपर महाद्वीपों के संचलन को आसान बताते हैं, जबकि पश्चिम की ओर संचलन में इतना प्रतिरोध दर्शाते हैं कि वो पर्वत का निर्माण कर दे। जैसे उसका कहना था ना, पहला जो लाइन हम लोग लिखे थे कि सियाल सीमा पे फ्लोट कर रहा है। सियाल कौन सा हो गया, महाद्वीपीय भाग हो गया। तो महाद्वीपीय हल्का होने के कारण महासागर के सख्त और पिछले भाग पे आराम से ये संचलन कर सकता है, ये फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। तो किसी तैरती हुई चीज में इतना प्रतिरोध हो कि वो पर्वत का निर्माण कर दे। यदि प्रतिरोध है, पर्वत का निर्माण कर सकता है, तो वो तैर नहीं रहा है। और यदि तैर रहा तो इतना प्रतिरोध संभव नहीं है कि वो पर्वत का निर्माण कर दे। समझ रहे हैं हम लोग? काफी क्रिटिसिज्म के लिए पॉइंट इतना तो हम लोग जनरेट कर ही लेंगे, राइट। अब जब प्लेट विवर्तनिक पढ़ेंगे तो इसके और क्रिटिसिज्म आ जाएंगे, फिर उसको तुलनात्मक अध्ययन हम लोग कर लेंगे, वो भी हो जाएगा। कल हम लोग सी फ्लोर स्प्रेडिंग इसी का और प्लेट विवर्तनिक पढ़ेंगे। थोड़ा सा एटलस देख लेते हैं, अफ्रीका देखते हैं। अफ्रीका और यूरोप, अफ्रीका ही करते हैं। चलो एक शेर सुनाता हूं, उसके बाद एटलस सुनते हैं। एटलस खोलते रहो, अफ्रीका निकालना है। एसएमएस भेजने वाला शेर है। अभी वाला कि तुम लोगों की उम्र वैसी नहीं है, लेकिन फिर भी भेज सकते हो आवश्यकता अनुसार। इंटरेस्ट तुम्हारा बता देगा किसको किसको आवश्यकता है इस शेर की। जो हुक्म देता है वो इल्तिजा भी करता है। हुक्म का मतलब समझते हैं, इल्तिजा का मतलब रिक्वेस्ट। जो हुक्म देता है वो इल्तिजा भी करता है, ये आसमां कहीं पर झुका भी करता है।
समझ में आ गया लगता है? पढ़े लिखे की तरह सुनना आगे वाला लाइन। जो हुक्म देता है वो इल्तिजा भी करता है, ये आसमां कहीं पर झुका भी करता है, तू बेवफा है तो ले एक बुरी खबर सुन ले। तू बेवफा है तो ले एक बुरी खबर सुनने, कॉन्फिडेंस देखिएगा इसमें। तू बेवफा है तो ले एक बुरी खबर सुन ले कि इंतजार मेरा दूसरा भी करता है। अब आते हैं अफ्रीका की चौहद्दी देखते हैं। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, भूमध्य सागर। पॉलिटिकल देखेंगे पहले हम, ठीक है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, भूमध्य सागर, बीच में देखिए लाल सागर, रेड सी। चारों मेजर दिख गया। अटलांटिक महासागर को जो जल संधि जोड़ रही है भूमध्य सागर से, चेक इट आउट, जिब्राल्टर। अटलांटिक महासागर को जो जल संधि, जिब्राल्टर, वहां पे द्वीप भी होगा एक, किसका भाग है? यूके का, ठीक है? उसके बाद भूमध्य सागर से जब हम लाल सागर जाएंगे तो वहां पे स्थल संधि है, यानी कि प्राकृतिक रूप से वो जुड़ा हुआ नहीं है। उसी को जोड़ने के लिए कौन सी नहर बनाई गई है? शाबाश, सुएज नहर बनाई गई है। सुएज नहर 1873 में बनी थी, 73 में चालू हुआ था, मतलब 69, 73 में, 90 में, उसी आसपास में। 90 में तो पूरा परमिशन वर्ल्ड को मिला था, उसके बहुत सारे हैं। 69 में आरंभ हुआ था। उसका आर्किटेक्ट था फर्डिनेंडो डी लेसेप। फर्डिनेंडो डी लेसेप आर्किटेक्ट था। सुएज कैनाल के दोनों, जो सुएज कैनाल के पास देखिएगा तो जैसे ऐसे अगर उसकी आकृति लाल सागर की देखेंगे थोड़ा ब्रॉडली, तो इस प्रकार की आकृति है। इसको हम ये स्थलीय भाग है जिसको हम सिनाई प्रायद्वीप कहते हैं। चेक इट आउट, सिनाई प्रायद्वीप जो मिस्र का भाग है, सिनाई प्रायद्वीप। ये वाला जो गल्फ है इसको हम सुएज की खाड़ी कहते हैं, और ये वाला जो है इसको अक्वाबा की खाड़ी बोलते हैं। अक्वाबा की खाड़ी। सिनाई प्रायद्वीप, अक्वाबा की खाड़ी, सुएज की खाड़ी, और यहां पे है सुएज नहर। सुएज नहर का सैटेलाइट दिया होगा इमेज, तो जस्ट देख लो, पोर्ट सईद से सुएज तक। पोर्ट सईद से लेके कहां से कहां तक है, एक बस ये सब गलत नहीं होना चाहिए। बाय द वे पूछ ले एग्जाम में, ज्यादा इस पे ध्यान भी नहीं देना है, बस एक रफ आइडिया रहेगा, कभी पूछेगा तो ध्यान आ जाएगा। उसके बाद आ जाइए स्टेट ऑफ बबल मंडेब। बबल मंडेब की जल संधि लाल सागर के दक्षिणी ओर, जो इसको अरब सागर से जोड़ती है। इमीडिएट देखेंगे तो अदन की खाड़ी से जोड़ रही है बाबल मंडेब। कई बार देखोगे प्रश्न में प्रीलिम्स में दे देगा कि एक जहाज जो है यूरोप से आ रहा है और वो मुंबई तट तक आ रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक जो है सिक्वेंशियल ऑर्डर में आएंगे। तो जो कि ये सब मेजर चीजें हैं, नियर बाय है, वेस्ट एशिया की बात है तो जानना चाहिए। अदन की खाड़ी है, देख सकते हैं हम, उसके बाद अरब सागर है। अब आते हैं तटीय क्षेत्र में कंट्रीज को देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मोरक्को से, शुरू करते हैं, बाएं से दाहिने चलेंगे हम लोग, जो भूमध्य सागर को जो भी कंट्रीज टच कर रही है। उसके बाद लाल सागर को जो कर रही है, दोनों को एक इसमें लेके चलेंगे। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, इरित्रिया, जिबूती। मोरक्को, अल्जीरिया दिख रहा है, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र या इजिप्ट, सूडान, छोटी सी कंट्री होगी इरित्रिया, फिर जिबूती, तटीय क्षेत्रीय कंट्री, गल्फ ऑफ एडन तक हम चले गए। सोमालिया लाल सागर के बाद है।
कई बार जब इकोनॉमी वाला पढ़ोगे अंतर्राष्ट्रीय इसमें, तो इंडियन ओशन रीजन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ARC, हाँ, तो कई बार पूछ देगा निम्नलिखित से कौन सा है कौन सा नहीं है। तो जब तटीय क्षेत्र के सारी कंट्री को जान ही जाएंगे तो याद करना है, वरना रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। याद एक बार दिमाग लगाओ कौन कौन सा कहाँ पे है, खत्म हो गया काम वो सब। जैसे अफ्रीका जो है, जो अफ्रीका में चाइना ये कर रहा है वो कर रहा है, हम लोग यहाँ कर रहे हैं, या पोर्ट चबार है, तो एक मेंटल मैप बना रहेगा, तो याद करना उन सब चीज़ों को आसान होगा, काफ़ी सहायता होगी। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, इन तीनों कंट्री को सामूहिक रूप से बर्बर देश कहा जाता है। बर्बर देश, बोरो बोरो बर्बर देश, चूंकि यहाँ की भाषा बर्बर है, हम लोग हिंदी वाला बर्बर नहीं है, वो बर्बर वहां पे भाषा बोली जाती है तीनों देश में, इसीलिए बर्बर देश कहा जाता है इसको। अल्जीरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री भी है। पहले सूडान हुआ करती थी, लेकिन सूडान में बाइफर्केशन के बाद सूडान दो बदस, सूडान और साउथ सूडान हो गया है, तो उसके बंटवारे के बाद अल्जीरिया अब अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री है, एरिया वाइज लार्जेस्ट कंट्री है। अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा शराब का निर्यातक देश भी है। मुस्कुरा दिए, कौन कौन लोग पीते हो तुम लोगों से? तुम कैसे गारंटी ले लिए सबकी कोई नहीं पीता है? नहीं बोलना है वो अलग सी बात है। लड़कियां हो नहीं, इंग्लिश मीडियम में सब बोलता है। अब शराब की फिर बिहारी वाला सवाल पूछ दिया, मतलब क्या पीते? बात शराब की हो रही है तो पानी पीने की तो बात नहीं पूछी जा रही है आपसे। हाँ, तो बियर भी तो एक ही चीज है ना, मतलब पीते हो कि नहीं, मतलब उसमें कभी कभी। हाँ हाँ, तो अभी तो स्टूडेंट लाइफ में वैसे भी कभी कभी होता है, पैसा इतना कहाँ से लाओगे? हाँ, घर से लेके आता है तो नहीं, तो इतना कैसे फ्री में किसको मिल जाता है? हाँ, तो उसको भी, पार्टी देने वाले को भी तो पैसे एक ही बार देगा ना, वो डेली तो देगा नहीं। मेरा साल अब बताए होंगे, शायद कर्नल है इंडियन आर्मी में। नहीं बताए हैं यार, क्या यार तुम, हम क्या कर रहे हैं, खाली ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तुम लोग क्या? तो आर्मी वालों को बहुत फायदा होता है। हाँ हाँ, तो फ्री में मिल जाता है हमको। हाँ, उससे भी कम में मिल जाता है। 4-4 हज़ार की दारू जो है 1500-1600 में मिल जाती है आराम से। हाँ, तो पार्टी शार्टी तो तुम लोग वैसे करना चाहो तो कर सकते, कोई आर्मी वाले को जुगाड़ लगा लेना तुम लोग। हाँ, अच्छा, उतना आइडिया नहीं हमको, दारू का नाम उतना पता नहीं हम। हम एक दोस्तों को ग्रुप में अगर सब जब लुढ़क जाता है तो कार मुझे ड्राइव करने दिया जाता है, हम उसमें से हैं। एक शराबी था, नाले में पड़ा, कुत्ते ने मारी ढार तो हिला, और बोला साकिया और पिला, और पिला, और पिला। अब एक बार देख लेते हैं कंट्रीज को भी जो हम लोग पढ़ रहे थे, कैपिटल सिटीज और उसका लोकेशन। सारी कंट्रीज जो अभी देखे हम लोग, उसका पिक्चर बनाने की कोशिश कीजिए दिमाग में। वहाँ पे जो सहारा डेजर्ट है ना, और जो अरब का डेजर्ट, उसमें लाल बालू ज़्यादा है, तो उससे लाल कलर हो जाता है उसका। सैंडस्टोन से जब, जैसे लाल पत्थर से जब टुकड़े बनेंगे तो उसका कलर लाल होगा, तो उसमें जो जाते हैं अवसाद वो लाल कलर के होते हैं, तो उसको हल्का रेडिश कलर दे देता है, इसीलिए। चलिए नज़र उठा लीजिए एक बार, हम लोग साथ में करते हैं। मोरक्को, अल्जीरिया,
ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, इरित्रिया, जिबूती। जिबूती, इरित्रिया, सूडान, इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को। मोरक्को, अल्जीरिया, थैंक यू यार, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, इरित्रिया, जिबूती, सोमालिया, कीनिया, तंजानिया। आगे नहीं जाना है ना अभी, अभी जहां तक हम लोग किए उतने तक करना है। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, इरित्रिया, जिबूती। जिबूती, इरित्रिया, सूडान, इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, इरित्रिया, जिबूती। जिबूती, इरित्रिया, सूडान, इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, इरित्रिया, जिबूती। वापस लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को। शाबाश, तुम ट्राई करो। हाँ, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, शाबाश, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, इरित्रिया, शाबाश। जिबूती से वापस। इरित्रिया, देख के कर रहे हो क्या? तो सिंबल बनाओ क्या? नहीं, पिक्चर बनाओ, सिंबल रट्टा हो जाएगा फिर। यहाँ पे एक्रोनिम नहीं बनाना है। कोई जो बार बार देखने के लिए कहते हैं तो एक जैसे आंख बंद करके अगर ऐसे साइज वगैरह, शेप वगैरह कि अच्छा अल्जीरिया इतना बड़ा होगा, ट्यूनीशिया, तो उसमें याद रहेगा। ये क्लास का परफॉर्मेंस थोड़ी लंबा याद रखना है ना। अभी अभी तो जनवरी मतलब अप्रैल में, मई जून में प्रीलिम्स होगा, फिर नवंबर दिसंबर में मेंस होगा, फिर हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी आवश्यकता पड़े। तो तब तक याद रखने के लिए एक ही तरीका है, ध्यान रखो कि पिक्चर बनना चाहिए। तो ऐसा जैसे हम बोल रहे हैं ना, तो रिकॉल करना है कि इधर अल्जीरिया होगा, मोरक्को छोटा सा है, अच्छा इसके बाद अल्जीरिया होगा, इसका तट सपोज कीजिए कि तीनों का दे दिया कि बर्बर देश में सबसे अधिक लंबा तट किसका होगा। ऑब्वियस देगा, कोई पास पास नहीं देगा कभी। सपोज कीजिए बर्बर देश में, हाँ, तो ये आइडिया होना चाहिए। तो जब तभी आइडिया रहेगा जब तुमने उसके शेप को देखा है। कैरी ऑन। जिबूती, कोशिश करो, कोई बात नहीं, हम लोग याद कर रहे हैं। इरित्रिया, सूडान, ट्यूनीशिया बड़ी दूर चले गए, जल्दी तुम ट्राई करो। ट्यूनीशिया ठीक है, हाँ। अल्जीरिया, मोरक्को खत्म हो गया ना। जिबूती, तो पहले अल्जीरिया गए, फिर मोरक्को गए, फिर वापस आए। ट्राई करते हैं फिर से हम लोग। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, इरित्रिया, जिबूती। जिबूती, इरित्रिया, सूडान, इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को। तुम बोलो। हाँ, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, शाबाश, इजिप्ट, सूडान, इरिटेटिंग सा है कुछ नाम, इरित्रिया, इरित्रिया, जिबूती। जिबूती, इरित्रिया, सूडान, इजिप्ट, लीबिया, हाँ हाँ, ट्यूनीशिया, मोरक्को। मोरक्को से वापस जाओ। शाबाश, जिबूती से वापस। इरित्रिया, सूडान, शाबाश, लीबिया,
गुड। मोरक्को, एक बार साथ में कर लेते हैं। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, इरित्रिया, जिबूती। जिबूती, इरित्रिया, सूडान, इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को। आगे देखते हैं जो हिंद महासागर को टच करता है। सोमालिया, देख लिया अभी, अभी देखिए, बोलना नहीं अभी, शुरू तो मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ कंट्री देख। सोमालिया, कीनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका। मेडागास्कर देखो, आसपास की चीजें देखो जब देख रहे हो तो, जैसे वहां पे देखोगे सेशल्स है, रियूनियन द्वीप है, मॉरिशस है, और कई बार 4 द्वीप दे देगा, बोलेगा आगे पीछे बताइए कौन किधर है। हाँ, एजम्पशन क्या? हाँ, एसेंशियन है। हाँ, छोटा सबसे फेमस है वहां पे पेम्बा एंड जांजिबार। पेम्बा जांजिबार तंजानिया के पास है, देखो दुनिया का सबसे बड़ा लौंग का उत्पादक। शाबाश, दुनिया का लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है ये, पेम्बा और जांजिबार। साउथ अफ्रीका के बीच में देखो 2 लैंडलॉक्ड कंट्री है, लेसोथो, स्वाजीलैंड। पूरा आंख खोल के देखना है एकदम। कुछ और नई चीज नजर आए तो जस्ट चेक इट आउट। कुछ शहर नजर आए, स्पेशली कैपिटल सिटी का लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मसेरू कंट्री नहीं है, वो कैपिटल है। स्वाजीलैंड की राजधानी है मसेरू, लेसोथो की। हाँ, लेसोथो की राजधानी मुम्बवाने। मुम्बवाने स्वाजीलैंड की नहीं है, उसकी है। मोजाम्बिक की क्या है? मापुतो। एक बार सिर्फ ये कर रखना है, ज्यादा रट्टा उट्टा उस पर ज्यादा एम्फेसिस भी नहीं देना है। आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए, बस इतना ही इतने ले पढ़ना है इसको। हाँ, कुछ भी पूछ सकता है ज्योग्राफी में, तो ये सब क्वेश्चन बहुत आम बात है। एटलस बेस्ड, मैथ्स बेस्ड 5-5 क्वेश्चन, 6-6 क्वेश्चन पूछ देता है मैप बेस्ड। हाँ, स्वाजीलैंड, लेसोथो वगैरह देश है, दोनों अलग अलग देश हैं। चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं, आसान है। सोमालिया, कीनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, तंजानिया, केनिया, सोमालिया। सोमालिया, केनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, तंजानिया, केनिया, सोमालिया। सोमालिया, केनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, तंजानिया, केनिया, सोमालिया। वापस सोमालिया, केनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, तंजानिया, केनिया, सोमालिया। मोरक्को टू साउथ अफ्रीका। अब मोरक्को,
अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, एरित्रिया, जिबूती, सोमालिया, केनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, तंजानिया, केनिया, सोमालिया, जिबूती, एरित्रिया, सूडान, इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को। लास्ट टाइम, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, एरित्रिया, जिबूती, सोमालिया, केनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, तंजानिया, केनिया, सोमालिया, जिबूती, एरित्रिया, सूडान, इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को। तुम ट्राई करो। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, शाबाश, इजिप्ट, सूडान, एरित्रिया, जिबूती, गुड, सोमालिया, केनिया, शाबाश, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से वापस जाओ। साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, तंजानिया, शाबाश, सोमालिया, जिबूती। ऊपर से तो नीचे नहीं याद किया, उधर वापस जाकर फिर बता रहे हो। एरित्रिया, तुम बोलो आगे उससे। सूडान, मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को से वापस जाओ। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, शाबाश, सूडान, एरित्रिया, गुड, सोमालिया, केनिया, गुड, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका से वापस। मोजाम्बिक, शाबाश, केनिया, सोमालिया, जिबूती, एरित्रिया, सूडान, इजिप्ट, गुड, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, शाबाश, मिस्र, सूडान, एरित्रिया, शाबाश, जिबूती, सोमालिया, केनिया। दारू का याद तो नहीं आ गया? तुम बीच बीच में क्या भूल रहे हो? साथ में कर लेते हैं फाइनल। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, एरित्रिया, जिबूती, सोमालिया, केनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, तंजानिया, केनिया, सोमालिया, जिबूती, एरित्रिया, सूडान, इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को। थैंक यू एंड टेक केयर।